चिंतन शिविर के इस उद्घाटन अवसर पर हमारे राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू जी और अभी जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया और हम सब लोग 3 दिन तक यहाँ पर उनके आतिथ्य में यहाँ रहेंगे। लवासना के डायरेक्टर श्रीनिवास जी और हमारी एसीएस राधा रतूड़ी जी, आनंदवर्धन जी, नीति आयोग से नीलम जी, जो लगातार हम लोगों की बात वहां नीति आयोग में भी लगातार आगे बढ़ाती हैं, और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट, हमारे अतिथि, जिनसे हम लोगों को काफी सारी बातें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। उपस्थित सभी अधिकारीगण, चिंतन शिविर चूंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि इसको आयोजित होना है, और 2 बार इससे पहले ऐसा हुआ कि ये चिंतन शिविर हमारा तय हो गया, लेकिन अनेकों कारणों से दोनों ही बार उसमें कुछ न कुछ व्यवधान आ गया। और ये ईश्वर की इच्छा होती है कि जब जो चीज होनी होती है तभी होती है। पहले हम रामनगर में गए, फिर नैनीताल में गए, फिर घूम के यहाँ आ गए। शायद भगवान की ये इच्छा रही होगी कि उसमें हमारे डायरेक्टर श्रीनिवास जी भी यहाँ रहे, उनकी टीम भी पूरी रहे। अभी मैं बहुत सारी बातें जो यहाँ से बोलना चाहता था आप लोगों से, और आज मैंने संधू साहब से कहा कि मैं जो सोच रहा था वो उसमें से अधिकांश चीजें संधू साहब ने बोल दी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोई भाषण का मंच तो है नहीं, ये हमारे जहां इसमें चिंतन लिखा हुआ है, इस चिंतन के साथ साथ चिंता भी हमको करनी है। केवल चिंतन से काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चिंतन करें, और भगवान ने आप सब लोगों को बहुत विशिष्ट बनाया है। हमारे देश की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो मेरे ख्याल से यही है श्रीनिवास जी, संधू साहब। तो सबसे बड़ी सेवा यही है, और हम लोगों को ही जो है सारी नीतियां बनानी है, सारे अमेंडमेंट्स करने हैं, सारे एक्ट बनाने हैं। तो हम लोग वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमको सोचना चाहिए सब लोगों को कि ये जो मैं देख रहा था कि संधू साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बाद में मैंने सोचा कि मैं भी नोट कर लूं, और मैंने लिखना भी शुरू करा वहां पर। लेकिन आप सब लोगों के पास तो ज्यादा दिमाग है, इसलिए सब लोग सबके माइंड में चला गया होगा। तो ऐसी चीजों को मैं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, और विद्यार्थी मैं आज भी अपने आप को समझता हूं। एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम लोग इस चिंतन शिविर में आए हैं तो हर सेशन में, जैसे अभी आपने मुझे चिंतन शिविर की जो बुक दी है उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी स्वयं सबसे पीछे बैठकर, वह भी जो है उसमें जो सीखने वाले श्रोता होते हैं उनकी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपनी आदत में भी डाल लें जो इस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें से हम लोगों को कुछ लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं नोटबुक का प्रयोग जरूर कर लें। एक पुरुषोत्तम जी को जरूर मैं देख रहा था कि वो लिख रहे थे। मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूं कि अभी लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन ये हमारी आदत में होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं जो चीजें यहां से हो रही हैं, आदमी कितना ही उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि हो, तो तत्काल सब चीजें कैच करने वाला हो,
लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि दिन भर चलती हैं, और कहते हैं एक दिन में एक मनुष्य के अंदर कई हजारों विचार आते हैं। तो सुधांशु जी, हजारों आते हैं, कितने आते हैं? आनंद जी, एक दिन में हजारों विचार आते हैं, और वो हजारों विचार इधर से उधर जाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो हमारे इसमें रुक जाते हैं, नहीं तो आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हर मिनट में, सेकंड में विचार हमारे इधर से उधर होते रहते हैं। अगर हमने नोट कर लिया तो वो क्या है कि आगे जैसे हमारा शुरू होगा तो वो करेगा। और मैं संधू साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज कि इन्होंने वास्तव में जो इनके जीवन का जितना अनुभव था, आज इन्होंने कहा कि भाषण नहीं देना है, केवल बात करनी है। स्पीच का कोई टाइम भी नहीं है। जब हम यहाँ चिंतन करने के लिए आए हैं तो हमको दो तीन चीजें सोचनी चाहिए। स्लाइड में देखता हूँ, कई बार मैं भी बहुत भाषण लिख के ले जाता हूँ साहब, और मैं बोलता भी हूँ कि उसमें ये लगता है कि जो है कुछ चीजें छूट न जाए, वो मैं इसलिए लिखता हूँ। लेकिन जब कभी कभी मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोग सुनने वाले नहीं हैं। आप लोग ऐसे, आप तो सबको करने वाले हैं। यहाँ भाषण का मतलब नहीं, यहाँ केवल आप लोगों को जैसे हनुमान को जो है उनकी शक्ति का बार बार एहसास कराया जाता है, वही संधू साहब ने भी एहसास कराया कि आप सब लोग हनुमान हैं। यानी आपकी संजीवनी भी ला सकते हैं, आप किसी पर्वत पर भी चढ़ सकते हैं, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप लोगों की स्थिति वही है कि आप लोग वहां पर हैं। जैसे मैं सोचता हूं, अब मैं भी ये थोड़ा कुछ पॉइंट बना के लाया था, लेकिन यहाँ आप लोगों का देखा कि मैंने ये तो सब दूसरी तरफ तो जा रही है व्यवस्था। और संधू साहब ने हम सब लोगों के वो खोल दिए, चक्षु खोल दिए ज्ञान के। अब है क्या, जैसे स्लाइड होती है, यहाँ पर हम स्लाइड चलाते हैं, उसमें दुनिया भर के प्रेजेंटेशन आते हैं, और 1 घंटा 1.5 घंटे की जो बैठक होती है वो हमारी 3 घंटे में खत्म होती है। अब होना ये चाहिए कि हम कहां पर हैं। मतलब सिंपल, जो एक आदमी जो है बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी ये समझ सकता है कि हम कहां पर खड़े हैं, हमें जाना कहां है, और यहां जाने के लिए हम प्रयास क्या कर रहे हैं। चौथी चीज की इसमें रुकावट क्या है। सिंपल सी इतनी बात है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो मैं समझता हूं बहुत सारा रास्ता हमारा आसान हो जाएगा। अन्यथा वही आपने कहा कि अपने सर का बंदर दूसरे के सर में डाल दो, वो अंग्रेजी में कहावत है ना श्रीनिवास साहब, कि अपने सर का बंदर बनने की अपने सर की बला दूसरे के सर में डाल दो, चला जाए। और ऐसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंटों में भी होता है। जब मैं पिछले लगभग अब 1.5 साल मुझे होने वाला है, तो 1.5 साल से मुझे जो ये जिम्मेदारी मिली, उसमें से 4-5 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल गए बीच के और पहले के। तो जितना मैंने सीखा, एक डिपार्टमेंट दूसरे में डालता है, दूसरा डिपार्टमेंट तीसरे में डालता है, और वो फुटबॉल की तरह बातें घूमती रहती है। एक कहता है साहब फॉरेस्ट वालों ने नहीं करा, वो कहता है ग्राम्य विकास वालों ने नहीं करा, फिर तीसरा कहता है रेवेन्यू वालों ने नहीं करा। वो घूमती चली गई, पीडब्ल्यूडी वालों ने काम आगे नहीं बढ़ाया। तो इस तरह से वो उलझ जाती है पूरी चीज। जो राधा मैम ने भी कहा और संधू साहब ने भी कहा, सरलीकरण हम लोगों ने मंत्र दिया। हम लोग ये आत्मचिंतन करें, यहां चिंतन हमने यहां पर नाम दिया है कि कितने डिपार्टमेंटों ने सरलीकरण किया है, कितने डिपार्टमेंटों ने जो हम लोग बार बार कह रहे हैं वो बातें अपने में एग्जीक्यूट की हैं, अपने डिपार्टमेंटों में लागू करवाने के लिए दिल से काम किया है। या अन्यथा केवल औपचारिकता के लिए ये 3 दिन का हम यहाँ पर करेंगे, इतना श्रीनिवास जी आपने इतना बड़ा हमको ये प्रांगण भी दे दिया, इतनी सारी सुविधा भी दे दी, आतिथ्य भी दे दिया, और हमारी यहाँ पर पूरी मशीनरी यहाँ लग गई, और टाइम भी सबका लगेगा। तो पूरी सरकार यहाँ है। सरकार अब देहरादून में नहीं है, सरकार सब यहाँ आ गई है।
तो इन 3 दिनों में हमको वास्तव में मन से चिंतन करना पड़ेगा, और केवल चिंतन से ही काम नहीं चलेगा, औपचारिक होके नहीं। आप ये सोचिए कि भाई हमको 3 दिन यहां आए हैं, आप जिलाधिकारी भी हैं, आप शासन के प्रमुख आला अधिकारी भी हैं, आपका समय कितना महत्वपूर्ण है। सोल्यूशन फाइंडर आपको नाम दिया अभी संधू साहब ने, तो हम क्या सोल्यूशन करने वाले हैं, हम चीजों को कैसे सरलीकरण करने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूं संधू साहब, आपकी क्योंकि मैं ज्यादातर बातें जो है आप लोगों से बात करके ही आगे बढ़ता हूं। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि नहीं आप खुद ही डिसीजन ले लिया करिए। बहुत बार जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, अन्य डिसीजन होते हैं, मैं खुद भी लेता हूं, लेकिन मैं व्यवस्था को मानता हूं, मैं हायरार्की को भी जानता हूं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी रहा हूं और ऑर्गेनाइजेशन में भी छोटे से सेटअप से लेकर सारे सेटअपों में मैंने काम किया है, तो मैं इसकी महत्ता को जानता हूं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आगे जो हम मूल्यांकन करते हैं, साल भर का जो हमारा मूल्यांकन होता है, जो एसीआर लिखी जाती है, एसीआर ही तो होती है, इसके बारे में महाराज जी बार बार कहते हैं। एनुअल क्या होता है साहब, एनुअल कॉन्फिडेंशियल, बहुत अच्छा काम करते हैं, और कुछ लोग तो उम्मीद से ज्यादा करते हैं। कई बार कुछ लोगों का थोड़ा मुझे लगता है कि वो केवल औपचारिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि जितना सरकार कह रही है हम उतना कर दें, और बहुत सारे फीडबैक आते रहते हैं हमारे पास, कुछ ऊपर से भी आते हैं, कुछ नीचे से भी आते हैं, एजेंसियों के भी आते हैं। और मैं तो स्वयं चूंकि लोगों के बीच में लगातार मेरा जो है हफ्ते में 2, 3, 4 दिन तो लगातार मैं भ्रमण पर रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। और आजकल प्रातःकाल मैंने ये भी किया है कि सवेरे 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम है मेरा, जहां भी कार्यक्रम रहेगा मैं वहां बिना किसी फोर्स के 1-2 लोगों को रात को बता देता हूं कि सवेरे चलना है, और मैं घूमते हुए पूछता हूं लोगों से कई बार क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, यहां पर जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसमें बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे कहते हुए कि लोग कहते हैं कि साहब आपके यहां पर इतने अच्छे चीफ सेक्रेटरी हैं संधू साहब, जिनको भारत सरकार में भी तमाम जगह पर पहले काम का अनुभव भी है, और जब हमें इनको चीफ सेक्रेटरी के रूप में हमने कहा था आप हमारे यहाँ सेवा देने आइए, उस समय तो इनका भी मन 50-50 था। और आपके आने के बाद काफी चीजों में सुधार हुआ, हम लोगों ने बहुत डिसीजन लिए, लगभग 700 के करीब हमने फैसले लिए पिछली बार 6-7 महीने में। लेकिन अभी जो है कहीं कहीं से ये आता है कि कुछ बड़े अधिकारी हैं, कुछ छोटे अधिकारी हैं, कुछ शासन में हैं, सेक्शनों में हैं, वो फाइलों को ठीक से बढ़ाते नहीं, विलंब हो रहा है उसमें, और ये स्थिति आदर्श स्थिति नहीं है। आप लोगों के एक फाइल रोकने से आप लोग समझिए कि कितनी चीजें रुक जाती हैं, कितना काम रुक जाता है। बीच में लोग कह रहे थे कि फाइनेंस में बड़ी फाइलें रुक रही हैं, तो हमने आनंद जी से बात करी और इन्होंने कहा कि नहीं, फाइनेंस में साहब इनको भेजने की जरूरत ही नहीं है, कुछ फाइलों को वहां भेजने की जरूरत नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर ही लोग कर लें। लेकिन हम डिसीजन भी नहीं लेते हैं। अभी मेरे पास फाइल आती है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ने पर बहुत ज्यादा उस पर नहीं करता हूं, मैं तो सरसरी नजर एक मारता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि ये फाइल कैसी है। थोड़ा ही भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है मुझे, मैं ऊपर से पढ़ लेता हूं सुधांशु जी, तो उसमें मैं देखता हूं फाइल नीचे से वो यूडीए चलाता है। सबसे पहले यूडीए के यहां से चली, सेक्शन अफसर के यहां आई, अनुसचिव के यहां आई, फिर क्या है वो डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल के बाद सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस, चीफ सेक्रेटरी,
छाप से होते हुए कई बार आ जाती है मेरे पास। अब आती है तो उसमें मैं देखता हूं कि सबने डीटो किया होता है, किसी ने ये लिखा नहीं होता कि ये डिसीजन करना है। उच्च अनुमोदन, क्या उच्च अनुमोदन हेतु प्रेषित, निर्णय लेना चाहें, यही तो है। क्यों रमन जी, ऐसा ही होता है। अब मैंने कहा कि भाई निर्णय उच्च वाले लेंगे, लेकिन आपका क्या मंतव्य है यह भी आप उसमें जरूर लिखिए कि आप भले ही एक निर्णय न लिखें, दो लिख दें कि एक ये है एक ये है, अगर आप बचना चाहते हैं तो। अन्यथा मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम आप लोगों से करवाऊं कि जो है कि वो कोई खराब जाए, या कोई राज्य के हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, या विधि सम्मत नहीं है, तो मैं तो नहीं करूंगा उसमें कि आप जो है ऐसा करिए। तो ये कुछ हमारी जो काम करने की जो प्रणाली है, देखिए आप लोगों को बहुत बड़ा भगवान ने मौका दिया है, और इसमें जब आप पूरी सेवा करके अपनी जाएंगे, हो सकता है कि आपके बेटे और बेटियां ही पूछें कि पापा आप तो बहुत महत्वपूर्ण जगह पर रहे, आप तो उत्तराखंड जैसे राज्य में देवभूमि में आपको सेवा करने का अवसर मिला, तो आपने क्या किया, आपने कौन सा ऐसा काम किया, आपने इतने सालों तक इस डिपार्टमेंट में रहे, इस डिपार्टमेंट में आपने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस करके दिखाई। और मैं सच बताऊं तो ये लिखा था इन्होंने, प्लानिंग कमीशन वालों ने भी इतना सारा ये दिया है मुझे, ये कुछ और दिया है, ये मैंने खुद ही कुछ पॉइंट्स बनाए थे। अब मैं यहां आके सब जो है, मैंने कहा ये तो विषय ही नहीं है। विषय ये है कि हम लोग कैसे अपना अच्छा काम करके दिखाएं, और पेन लेके करेंगे ना कोई भी काम। कई बार क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि 10 to 5 वाली जो हमारी एक कल्चर बन गई है, वो कल्चर बदलनी चाहिए। और संधू साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई सारे ऑफिसरों के पास महत्वपूर्ण काम है, और महत्व जो है किसी पोस्ट का नहीं होता है, पोस्ट से कभी महत्व नहीं होता। एक ही पोस्ट पर कई बार एक जगह जिले में कोई डीएम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया। अभी जैसे हमारे मयूर दीक्षित बैठे होंगे यहाँ पर, कहाँ है, अभी अचानक ये हुआ कि ये उत्तरकाशी के जिलाधिकारी थे। हमने संधू साहब ने एक दिन बात करी कि 4 धाम यात्रा में वो बहुत ज्यादा रस इस बार होने वाला है, और वहां का हमारा काम भी चलने वाला है। तो कहा कि अब वहां किसको भेजा जाए ऐसे समय में। वे डिसीजन में निकला कि साहब मयूर को भेजा जाए। तो अब मयूर को लगा कि ये तो जिला बड़ा छोटा है, मैं तो बड़े जिले में काम कर रहा था, और लगना स्वाभाविक भी है, सबकी ग्रेडेशन होता है कि अब जैसे किसी ने बागेश्वर कर लिया तो पिथौरागढ़ आने में सहूलियत है, या अल्मोड़ा आ जाएगा, या किसी ने चमोली रुद्रप्रयाग कर लिया तो उत्तरकाशी कर लिया तो उसको पौड़ी बड़ा लगेगा या टेहरी ठीक लगेगा, और पौड़ी पिथौरागढ़ कर लिया तो उसको लगेगा कि अब तो 4 ही जिले बचे हुए हैं। तो मयूर का फोन आया मेरे पास कि साहब वो ठीक है, लेकिन सब लोग ये कहेंगे कि छोटे जिले में मेरा प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। तो मैंने कहा कि ये प्रमोशन डिमोशन नहीं है, ये प्रमोशन है, और ये देश काल परिस्थिति के अनुसार आपका निर्णय किया है हमने ऐसे समय में। और मुझे खुशी है कि इनके वहां जाने के बाद जो हमारा काम था वो काम कई गुना, मतलब मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा हुआ पिछले सालों की तुलना में।
ऐसे ही वहाँ बद्रीनाथ में भी बहुत तेजी से हिमांशु ने वहाँ पर जो है सारा जितना रिहेबिलिटेशन का काम था, लोगों को शिफ्ट करना था, बड़ा बवाल था उसमें। इन लोगों ने बड़ी तेजी से वहां पर काम किया और मास्टर प्लान पर काम हो गया। मैंने प्रधानमंत्री जी को दिखाया, मैंने कहा साहब ये उनकी धर्मशाला थी जो कौन सी है वो बगल में जो, अरे वीरभद्र वालों की जो बगल में तोड़ी थी हमने होटल है, हाँ, तो प्रधानमंत्री जी बोले यही तो टूटना बहुत जरूरी था। तो ऐसे इन लोगों ने काम किए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सिलेक्शन होता है कई बार, तो लगता है कि अच्छा काम हुआ है और इनको भी अच्छा लग रहा होगा। अब मयूर को भी अच्छा लग रहा है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने न तो मेरे से मैं इतनी बार केदारनाथ चला गया, इतनी बार रुद्रप्रयाग चला गया, न चीफ सेक्रेटरी साहब से, न राधा मैम से, कभी नहीं कहा कि मुझे यहां से बदल दो। अब मन में क्या है कि मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा है कि ये मत सोचिए कि केवल मयूर पर ही जो है सारा मैंने कंसंट्रेशन कर दिया है। माने कि जो नहीं भी कहता है उसके बारे में भी यहां सब पता होता है। और हमारा इतना छोटा राज्य है कि हर किसी के बारे में हर किसी को पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश वगैरह में जहां 600 का कैडर है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सब बड़े राज्य जो हैं, बिहार है, वहां पता नहीं लगता है। लेकिन यहां तो सब पता लगता है, छोटा छोटा किसके घर में क्या खाना पक रहा है। यहां पर इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां घूम रहा है, आजकल किससे क्या दोस्ती हो रही है। छोटे छोटे वो पत्रकार बंधु भी आते हैं हमारे, नारद बंधु, वो भी आप ही लोगों से मिलते हैं, आप लोगों के पास आए बैठे, और जी सरकार कैसी चल रही है, उनको पता लग जाएगा। जो थोड़ा आजकल सरकार से नाराज है, या सरकार ने उसके अनुरूप उसको पोस्टिंग नहीं दी है, या उसके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ है, तो कहेंगे बढ़िया चल रही साहब सरकार। हाँ हाँ ठीक चल रही है, बाकी ठीक। आप बताओ, उसने 2-4 बुराई शुरू करी, अरे मुख्यमंत्री तो कुछ ही लोगों से घिरे हुए हैं, 2-4 लोगों से, उन्हीं की सुनते हैं, उनके अलावा दूसरों की सुनते ही नहीं है। अभी देखना वहां से ऊपर से चलेगा, नीचे से चलेगा, अभी इनकी बहुत खिंचाई होने वाली। तो उसी में जो है हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अरे अब तो हमारे मन की बात हो गई। उसी में से हममें से कोई बोल देता है कि नहीं, हाँ ठीक है, अलग तो ऐसे ही रहा, थोड़ा सा गड़बड़ है। वो बाहर आते हैं, बाहर आके सबसे पहले हमारे आसपास किसी को फोन करेंगे, साहब मैं आज तो उनके कमरे में गया था और वो ना ठीक नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में। अब हमारा तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया लंबा चलते चलते, तो हम तो ज्यादा इसमें हम कई बार सोच लेते हैं कि ये क्यों कहा, कैसे कहा। मैं आकलन जरूर करता हूं, अगर ऐसी बात आती है तो मैं सोचता हूं जरूर कि ये बात कही है तो कही क्यों है, कुछ इसमें सच्चाई है कि नहीं। और कई बार फिर उसको जब इधर उधर से एक बार दो बार, कई बार नजरअंदाज हो जाता है छोटी चीजें। एक दिन आया, बड़ा आया, हमें लगता है कि हमारे सब शासन के अधिकारी हैं, ठीक है, कभी किसी के मन की नहीं हो रही है। कई बार मनुष्य का एक स्वभाव है कि मनुष्य के मन में कई बार ये छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में हम ये धारणा बना लें कि ये खराबी हो गया, ये तो अब काम ही नहीं करेगा। क्यों पांडे जी, ठीक है, गलत तो नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है, कई बार गुस्सा आ जाता है, कई बार कुछ कह देते हैं हम लोग भी कह देते थे। अब क्योंकि अब हम ऐसी जगह पर हैं कि अब हमें सोचना पड़ता है कि हमारे मुंह से जरा सा भी कुछ निकला, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा 1.5 साल होने वाला है, आप सबके शुभकामनाओं से, भगवान की कृपा से कभी कोई कंट्रोवर्सी वाला बयान नहीं आया मेरा। मैं बोलता ही कम हूं, क्योंकि बचपन में हमने सीखा कि बलछी लगाते थे, बलछी। किसी ने मच्छी मारी कभी, कांटा होता है,
उस कांटे में केंचुए को फंसा देते हैं, केंचुआ फंसा देते हैं, कहीं कहीं जो है आटा लगा देते हैं, उसमें थोड़ा मजबूत वाला आटा, उसको पानी में से डाल देते हैं। छोटे तालाब होते हैं, छोटे नाले गधेरे जो होते थे हमारे यहाँ, या छोटी गाड़ बोलते हैं उसको, या मैं तो शारदा के किनारे बड़ा हुआ, काली गोरी गंगा जो आपके यहाँ से एनपी जी निकलती है, वहां भी हमारा काली के किनारे पैदा हुए, और यहाँ भी जहाँ बचपन में आ गए खटीमा में, तो शारदा जी बिल्कुल घर के सामने। कोई मेरे घर में गया हो, दीपक रावत जी आप तो गए हैं, कितनी दूर है घर और मेरा शारदा के बीच में? 50 मीटर। हाँ, चले जी तो गए। अरे ये तो जाते ही रहते हैं युगल जी सड़क ही तो बीच में है, तो उसके किनारे हम लोग जो है बल्छी लगाते, और पीछे घर के पीछे तालाब होता था, तो हमने मच्छी मारी थी बचपन में। तो ऐसे बल्छी डाल दीजिए, नीलम जी आपको अच्छा लग रहा है मैं बोल रहा हूँ जो, तो बल्छी डाल दीजिए, तो बल्छी में फंसेगी वही मच्छी जो मुंह खोलेगी। और जो मुंह नहीं खोलेगी, आप तो आजकल मच्छी डिपार्टमेंट के ही हो, छोड़ दिया। मीनाक्षी सुंदरम भी पहले इसी डिपार्टमेंट में थे। तो ये बहुत सारे विषय हैं, और देखिए अभी जो हम लोग जितनी भी योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं हमारी लोगों में ये संदेश जा रहा है कि हम सब देहरादून बेस्ड योजनाएं बनाते हैं। पहले क्या था कि पहले के समय में लखनऊ बेस्ड राज्य चलता था हमारा। इधर संधू साहब जहां जहां आप कलेक्टर रहे तो खैर मैदानी जिले माने जाते हैं, लेकिन चमोली है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, बागेश्वर, और ये तो बाद में बने चंपावत, अल्मोड़ा है, टिहरी, ये सब क्या है कि एक तरह से उस समय की खराब पोस्टिंग मानी जाती थी इन जिलों में, और योजनाएं हमारी बनती थी सारी लखनऊ में। अब योजनाएं हमारी जो बनती हैं वो देहरादून में बन जाती हैं। और अभी जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे मीनाक्षी सुंदरम जी, तो उसमें प्रेजेंटेशन में यह आया कि जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं, उनमें जहां गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, और जो राज्य की जीएसडीपी है, उसमें से चमोली जनपद है, हमारा चंपावत है, और उत्तरकाशी है, बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग है, इन सब का जीएसडीपी में योगदान मात्र 2-2% है। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय प्रश्न है कि हम कैसे जो है इसमें परिवर्तन करें, जहां पर हमारे लिए बहुत सारी जो है भगवान के द्वारा दी हुई तमाम चीजें हमारे पास हैं। और आज की स्थिति यह है कि भारत सरकार के स्तर पर, हमारे नीति आयोग के स्तर पर, तमाम जो हमारे संस्थान हैं भारत सरकार के डिपार्टमेंट हैं, वो सारे के सारे बहुत प्राथमिकता से हमारे को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे पास सब कुछ है। अभी आपने बात करी हाइडिल में हम काम कर सकते हैं, बड़ा अच्छा, उसमें हमने कल नई वो भी लिया है, नई अमेंडमेंट, नई पॉलिसी भी करी है। हाइडिल में काम कर सकते हैं, बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मैं अभी हिमाचल गया था, तो हिमाचल के मुझे 15-16 जगह जाने का, अलग अलग जगह पर, क्योंकि रैलियों के लिए और चुनाव के दौरान में गया था, तो मैंने वहां पर देखा कि हमारी और उनकी जो जलवायु है या हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है, मौसम है, वो काफी मेल खाता है, एक जैसा ही है। लेकिन क्या गजब, ऊपर से नीचे तक, रोड के नीचे भी बाग बगीचे, ऊपर भी बगीचे, सेब ही सेब। क्या हम इस दिशा में काम नहीं कर सकते? हम क्या इस दिशा में सोच नहीं सकते कि हम कैसे काम करें कि हमारा भी जो है राज्य इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाए?
और मैं सच बता रहा हूं, मैं कुल्लू भी गया, मनाली भी गया। इस दौरान चुनाव में मैं हिमाचल के 15-16 स्थानों पर गया। वो बहुत अच्छा राज्य है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा राज्य हमारा है। और आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ देव स्थान है, प्रमुख स्थान है, उसके कारण से पूरे भारत में हमको जो है अब इन्होंने संधू साहब ने एनएचआई में क्या था, चेयरमैन रहते हुए उस समय इतनी सड़कें यहाँ के लिए स्वीकृत कर दी, जिसकी अभी बात कर रहे थे, एलिवेटेड रोड हमारी वही है। उसके बनने के बाद 2 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएंगे। मसूरी में हमारे को जगह नहीं मिलने वाली है आगे आने वाले समय में। देहरादून इतना कंजेस्टेड होने वाला है स्मार्ट सिटी के कारण, रोज हमको सुनना पड़ता है। हालांकि मेरा कभी ये स्वभाव नहीं कि मैं कहूं कि नहीं ये तो मेरे से पहले वालों ने कर दिया, या उस समय में तो हम थे ही नहीं। अब तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि पहले वालों ने कोई अच्छा काम किया है, वह भी हमारे राज्य का काम है, वह भी मेरा काम है। जो उन्होंने छोड़ दिया उसको आगे करना, यह भी मेरी जिम्मेदारी है। दोनों ही चीजें हमको करनी है। यानी कि विरासत में जो मिला है उस विरासत को आगे बढ़ाना है। तो देहरादून हमारा जो मास्टर प्लान है, ऋषिकेश का है, हरिद्वार का है, मसूरी का है, धनोल्टी का है, इस आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, नरेंद्र नगर है, ये सारे के सारे बहुत कंजेस्टेड होने वाले हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब आप कह रहे हैं कि हिंडन से गाड़ी लेकर आदमी जो है एयरपोर्ट जाएगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे शाम को, और वहीं से वो गाड़ी लेकर अगर देहरादून आना चाहेगा तो तब भी 2 घंटे लगेंगे। तो जैसे ही फ्राइडे का 5 बजेगा, वो अपना सामान पहले से गाड़ी में लेके आया होगा कि मैं तो देहरादून जाऊंगा, मैं तो ऋषिकेश जाऊंगा, मैं तो मसूरी जाऊंगा, मैं धनोल्टी जाऊंगा, और 2 दिन रहने के बाद यहां से चला जाएगा। तो हमको उस दिशा में भी सोचना पड़ेगा। अब मेरे को एक बार बड़ी अच्छी लगी, एक होटल वाले हैं जो एक नया होटल बना रहे हैं यहां पर अभी। वो एक दिन मुझे मिलने आए थे दीपावली में, तो बोले साहब अभी एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया है आपके, अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है, लोगों को लग रहा है कि अब हमें उत्तराखंड में काम करना चाहिए, उत्तराखंड में आना चाहिए। उसको लेकर हमारे सचिन जी कितनी हम जगह निकाल रहे हैं ना होटल बनाने के लिए। हाँ, तो बोले कि साहब खूब सारे होटल बन जाएं यहाँ पर, जो है जो आप सोच रहे हैं, खूब सारे निवेशक आ जाएं, खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। तो इतना आनंद जी, इतना हमको वो जीएसटी मिल जाएगी, इतना हमारी प्राप्ति हो जाएगी कि अभी मैं जाता हूं तो हमारे एमएलए लोग, दूसरे प्रतिनिधि, यहाँ हर जगह यह है कि किसी कार्यक्रम में गए तो पहले कहते हैं कि साहब इसमें घोषणा कर दीजिए। एक घोषणा का बड़ा लेटर दे देते हैं मुझे। अब खाली लोकप्रियता हासिल करनी हो तो खूब घोषणा कर दो। वहां मैंने ये सोचा है कि जो घोषणा हो, एक तो सुनियोजित विकास की तरफ हो कि उस क्षेत्र में कैसे सुनियोजित विकास हो सकता है। दूसरा, जो घोषणा होगी वो घोषणा पूरी होनी चाहिए, अन्यथा हमारे जैसे लोगों के बारे में लोग वैसे भी अच्छी धारणा नहीं रखते हम लोगों के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए लोग सोचते हैं कि ये बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, काम नहीं करते। उसको भी बदलना है, क्योंकि यह भी समाज के द्वारा ही, क्योंकि दिया हुआ दायित्व, जनता के द्वारा दिया हुआ दायित्व, तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं अगर हम लोग कहीं पर उसमें कमी आती है, या लोग कहते हैं कि अपनी कथनी और करनी में दोनों में अंतर है, तो उसकी जिम्मेदारी अकेले हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आप सब लोगों की भी है कि कैसे उसको जो है मैनेज किया जाए, कैसे उसको बराबर किया जाए, कैसे उसके लिए अच्छा रास्ता निकाला जाए। तो मैं समझता हूं कि हम 3 दिन तक जो चिंतन करेंगे, ये चिंतन हमारा व्यवहारिक हो और इसके सारे पॉइंट्स बने, सारे मिनट्स बने, इन सब पर काम हो। जिसको आपने जो भी जो है मीनाक्षी जी आप लोगों ने तय किया है, वो सारा लास्ट में कंक्लूड जो होगा, और इस पर एक विस्तृत चर्चा बाद में कि 3 दिन के चिंतन में हमने क्या क्या किया। और श्रीनिवास जी ने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर किस प्रकार से चिंतन शिविर आयोजित किए थे। क्योंकि इस बार हम लोगों का बहुत आनंद फानंद में और बहुत बार चेंज होने के बाद हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगली बार से जब भी हमारा चिंतन हो
तो वो चिंतन में हम सबकी चिंता बढ़े उसमें, उस चिंतन से। और मुझे आशा है कि 3 दिन के चिंतन में बहुत सारी चीजें निकलेंगी। और देखिए, एक बात और मैं आपसे लास्ट वाली कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। कई बार हम लोग अपने मन से जो है प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा करते हैं, जो मैं हर बार बोलता हूं, कोई पीपीटी खराब नहीं होता, सारे पीपीटी एक से एक बढ़िया होते हैं। क्यों डॉक्टर राजेश? सारे पीपीटी बहुत अच्छे होते हैं। और उसी तरह से हम, मनुष्य का स्वभाव है, हम अपने बारे में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने साहब इतना काम कर दिया, मैंने देखिए डिपार्टमेंट को यहां से यहां पहुंचा दिया, मैंने ये कार्य पद्धति यहां पर डेवलप कर दी। लेकिन क्या है कि केवल बोलने से कोई व्यक्ति नहीं माना जाता है। कोई नहीं भी बोलता है, अगर वो काम करता है तो उसके बोलने से ज्यादा उसका काम बोलता है। जो काम करेगा उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम लोग इस व्यवस्था में, आप इतना ही मानिए, जो अच्छा काम करता है, बिल्कुल 1% भी ये मत सोचिए कि वो कहीं नजरअंदाज होने वाला है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है, और स्थायी कोई नहीं है। ये मत सोचिए कि साहब हम इस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो हम इसी में हो गए, स्थायी हो गए, या मैं इस दायित्व में मैं सोचूं कि मैं हमेशा के लिए हो गया। ये नहीं, याद रखा जाएगा सबका कालखंड, कि हमारे कालखंड में हमने क्या काम किया, हमने राज्य को क्या दिया, हमने अपनी भावी पीढ़ी के लिए क्या दिया। हमने जो उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा थी कि ये पर्यटन आधारित राज्य बनेगा, ये हमारा हाइड्रो बेस्ड राज्य बनेगा, यहाँ की आजीविका बढ़ेगी, फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ये सब हमारा बढ़ेगा, हमारा पलायन रुकेगा। इसमें हमने कितना काम किया है। और जो हमने 2025 का सशक्त उत्तराखंड कहा है, तो सशक्त उत्तराखंड के लिए हम अपने अगले 3 सालों के लिए हमने क्या क्या योजना बनाई है। ये बड़ा अच्छा अवसर है कि हमको 3 दिन का समय यहां मिल गया है। यहां हम अगर हमने अच्छा आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं कराया, आगे से संधू साहब मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे प्रेजेंटेशन हो या जो भी हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में एक सब्जेक्ट जोड़ दीजिए कि 2025 के लिए क्या किया है। अन्यथा नहीं किए तो आपकी तो पिटाई नहीं होगी, पिटाई हमारी होगी कि हमने खूब ढोल बजा दिया है कि 2025 में हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, अपनी जीएसटी की बढ़ाएंगे, 5 सालों में दुगनी करेंगे, 10 सालों में हम 4 गुनी करेंगे। कितनी मीनाक्षी रखा है? 5 सालों में दुगना ना, मतलब 1.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। अब तो हमने वो भी ले ली है, कंसल्टेंसी वाली, दुनिया की सबसे बड़ी फर्म, वो भी हमको कुछ देगी। मतलब पैसे नहीं देगी, पैसे कमाने की वो बताएगी ना, रास्ते बताएगी। नहीं, वो तो इन्हीं की सहमति से हो रहा है। वो इन्होंने वो सबके लिए नहीं कहा है, वो इन्होंने कुछ उसके लिए कहा है। वो समझाने की एक बात थी कि भाई कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं करना है, सबको आसान करना है, सॉल्यूशन फाइंडर बनना है। और एक बात जरूर मैं कहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चिंतन में, हमारा जो राज्य है वो बहुत भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है। देहरादून में ही 2 प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। विकासनगर से आगे चले जाइए तो पूरा अलग हो जाता है, वहां का मॉडल अलग बनाना पड़ता है। नैनीताल में चले जाइए तो हल्द्वानी के आगे दूसरा मॉडल बन जाता है। और नीलम जी, आपको तो पता ही, हमने नीति आयोग में हर बार ये बात रखी है कि जो विकास की योजनाएं हैं वो हमारे भूगोल के अनुसार, यहाँ के अनुसार बनाई जाए। और जो भारत सरकार से है, भारत सरकार से, नीति आयोग से हम बार बार ये कर रहे हैं, शायद आप लोगों ने मिनट्स में लिखा भी होगा कि हमारी जो आबादी है वो तो 1 करोड़ 25 लाख है, लेकिन हमको यहाँ 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
उस दिशा में भी हमको सोचना है। और हर जगह हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैंने दिलीप जावलकर जी से कल पूछा था सवेरे, कंफर्टेबल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही पूछा था। इन्होंने कहा साहब बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमको ये देखना है कि जितनी हम खर्चे कर रहे हैं उतनी हमारी प्राप्तियां भी हों। कैसे अधिक रेवेन्यू बढ़ाएं, कैसे जनरेशन और कर सकते हैं, किस दिशा में कर सकते हैं, ये 3 दिनों तक हम इसमें काम करेंगे तो मैं समझता हूं बहुत इस साकार होगा। और इसमें से जो चिंतन से, मनन से, विचारों से, सबकी पवित्र आत्मा से जो यहाँ पर एक विचार प्रस्फुटित होगा, वो हमारे सबके लिए एक अमृत का काम करेगा। और मैं सच बता रहा हूं कि आप लोगों का किसी का ध्यान कहीं होगा, किसी का ध्यान कहीं होगा कि हम लोग जो है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आए हैं, ये कहीं सरकार ने कौन सा नया बवाल ले आई है, ये क्या नया आ गया कि हम तो अपने काम में लगे हुए थे। जिलाधिकारी सोच रहे होंगे हमारे तो 3 दिन यहाँ लगने वाले हैं, 2 दिन लगने वाले हैं। लेकिन इसमें आपने सच्चे मन से, अच्छे मन से, मनसा वाचा कर्मणा, इसके आधार पर यहां पर अगर 3 दिन लगाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां आपको आत्मसंतोष होगा, वहीं एक जो इसमें से अमृत निकलेगा वो आपके लिए, हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़े पाथे का काम करेगा, बहुत बड़ा रास्ता दिखाने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि आज की ओपनिंग रिमार्क्स इतना ही पर्याप्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और 3 दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।